हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सिंह सर। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज का टॉपिक हम परमाणु संरचना की बात करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है। सबसे पहले हम जाने किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर या मॉडल जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और वो कैसे व्यवस्थित रहती हैं। इसका सीधा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल के सहारे हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में एक पेन है, तो इसका मॉडल, इसका स्ट्रक्चर जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों से बनी है अथवा इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे इसके अंदर रिफिल है, कैप है, एक बॉडी है जिसके अंदर रिफिल लगी होती है। तो ये तो हुआ इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और ये कैसे अवस्थित रहता है। सबसे नीचे इसका वो रहेगा जिसमें हम रिफिल रखते हैं, फिर उसके ऊपर कैप रहता है, उसके अंदर रिफिल डालते हैं। तो यह कैसे स्थित रहता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। अब परमाणु संरचना क्या है, इतना तो हम जान चुके हैं कि प्रत्येक एटम में तीन चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या पाई जाती हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश होता है, जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होता है। हम एक चीज़ और जानते हैं, जो एटम्स होते हैं वो पूरा का पूरा एटम जो होता है विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। कहने का मतलब कब विद्युत उदासीन होगा? जब जितनी मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उतनी ही मात्रा में यदि प्रोटॉन पाए जाएं तो हमारा जो एटम होगा क्या हो जाएगा? विद्युत उदासीन हो जाएगा। यदि 10 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 10। तो न्यूट्रल होने के लिए, एटम को उदासीन होने के लिए, एटम को न्यूट्रल होने के लिए कितने प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी? 10। कितने प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी? 10। यानी 10 यदि इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी ताकि ये क्या हो जाएंगे? विद्युत उदासीन हो सके। ठीक। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे अवस्थित रहते हैं किसी भी परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे स्थित होते हैं। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी तो इस पे फोकस किया कि कैसे अवस्थित होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ जुड़े होते हैं या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होते हैं, प्रोटॉन कहाँ पे स्थित होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे स्थित होते हैं। इस पर तमाम सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, रिसर्च किया जानने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला तत्व की खोज एटम में जो हुआ था वो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। किसका हुआ था? इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। कब खोज किया था? 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने कब किया था? 1897 में। अब थॉमसन साहब ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया तो लोगों को लगने लगा कि यदि थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर लिया है तो निश्चित रूप से वो बता सकते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, प्रोटॉन की स्थिति क्या है और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या है। सारे लोगों की निगाहें जे थॉमसन की तरफ लगी हुई थी। अब जे थॉमसन ने सोचा कि सभी लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कैसे अवस्थित होगा, तो उनके ऊपर एक प्रेशर आया। वो रिसर्च करने लगे कि कैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे स्थित होते हैं। अब एक समस्या और थी। वैज्ञानिक ने यह सोचा कि जो एटम होते हैं ये आसानी से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? आसानी से रिएक्शन करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया करते हैं आपस में। क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं।
जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। ध्यान समझिएगा, जब एटम केमिकल रिएक्शन करता है तो उसमें क्या भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। सबसे पहले कौन सा भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन। यानी या तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में एटम से बाहर निकलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच क्या करेगा? साझा करेगा। क्या करेगा? साझा करेगा। ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। बात समझ में आ गई? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन सा भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसमें प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। हाँ, भाग लेता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ध्यान समझिएगा इस बात को। केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन भाग नहीं लेता, लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब जाके प्रोटॉन कहीं ना कहीं इसमें भाग लेता है। तो इतनी आसानी से जब इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो वैज्ञानिकों ने यह सोचा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहरी सतह पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बाहरी सतह पे। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी सतह पे स्थित है, तभी तो आसानी से या तो बाहर निकल जाते हैं या फिर अंदर आ जाते हैं। ये जो एटम होते हैं ये वैद्युत उदासीन होते हैं। जितनी मात्रा में इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उतनी मात्रा में उसमें प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है, केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं तो कभी कभी इसमें अलग से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो चार्ज कैरी कर लेता है, उस पर आवेश अधिक हो जाते हैं। चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन तो उस पर आवेश क्या होते हैं? अधिक हो जाते हैं, तब ये वैद्युत उदासीन नहीं होते हैं। आगे बात समझ में? तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही मोस्टली भाग लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बाहर स्थित होते हैं और प्रोटॉन कोर में अंदर कहीं स्थित होता है। प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? कोर में अंदर जाके कहीं ना कहीं प्रोटॉन स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाहर फैले रहते हैं। अब बात आती है थॉमसन साहब की। थॉमसन साहब ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया तब परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया जिसको हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, कब खोज हुआ, इसको जानेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है सबसे पहले 1904 में। कब खोज हुआ थॉमसन का परमाणु मॉडल? 1904 ईस्वी में। ठीक, उनका परमाणु मॉडल क्या था इसको समझने का प्रयास करेंगे। उनका जो परमाणु मॉडल था तरबूज पे आधारित था। जैसे आपने तरबूज देखा होगा, ऐसे तरबूज होता है, इसमें लाल जो पल्प होते हैं, लाल रंग के जो क्या होते हैं? पल्प, जिसको ये चारों तरफ समान रूप से क्या होता है? फैला रहता है, जिसको खाया जाता है पल्प। उसमें रेड कलर के जो होते हैं तरबूज में, वो क्या होते हैं? चारों तरफ समान रूप से फैला होता है। थॉमसन साहब ने कहा कि ये जो धनात्मक आवेश होते हैं, जैसे तरबूज में लाल रंग पल्प होते हैं, वैसे ही धनात्मक जो आवेश होते हैं चारों तरफ फैले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने प्रोटॉन का नाम नहीं लिया। थॉमसन साहब ने प्रोटॉन का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और प्रोटॉन की खोज तो बाद में हुई, जिसको रदरफोर्ड साहब ने खोज किया था। तो इलेक्ट्रॉन, अभी थॉमसन साहब ने तो प्रोटॉन का नाम ही नहीं सुने थे, नाम ही नहीं जानते थे, वो तो बाद में रिसर्च हुआ, रदरफोर्ड ने इसको रिसर्च किया। तो थॉमसन साहब का कहना यह था कि जैसे तरबूज के लाल रंग के पल्प जो होते हैं ये धनावेश होते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, और इसमें जो काले रंग के बीज होते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा, जो तरबूज में काले रंग के बीज होते हैं वो इसमें धसे पड़े होते हैं। बात समझिएगा, जो रेड रंग का पल्प होता है वो तो क्या है? धनात्मक आवेश है। क्या है? धनात्मक आवेश है। और जो काले रंग के बीज होते हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, और उस पल्प में क्या रहते हैं? धसे रहते हैं। जैसे इसको यहां समझने का हम प्रयास करेंगे, ये एटम है, जो एटम गोल आकार का होता है, ये एटम है। इस एटम में ये
देखिए ये धन आवेश होते हैं जिसको हम रेड कलर से पल्प से शो करते हैं, जो तरबूज में होता है। और इसमें बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, धसे होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसी को हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इस परमाणु मॉडल को बहुत समय तक मान्यता मिलती रही, क्योंकि जो शुरुआती वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा भाई जब थॉम्सन साहब ने इस चीज को कहा है तो निश्चित रूप से सही होगा, उसको गलत कौन ठहरा सकता है, वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। लेकिन यह कहीं न कहीं आगे वाले जो वैज्ञानिक हुए, जैसे रदरफोर्ड साहब हुए या तमाम ऐसे वैज्ञानिक हुए, जब इसको कसौटी पे कसा तो यह परमाणु मॉडल फेल होने लगा। इसमें कुछ कमियां पाई जाने लगी। क्या कमियां पाई जाने लगी, इसको देखेंगे। अब इसमें देखेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल की कमियां। इसमें कमी क्या है, जब रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक खोज किया जिसको गोल्ड फॉइल प्रयोग कहते हैं, उसमें इन्होंने देखा कि परमाणु में गतिज ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा, परमाणु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ध्यान समझिएगा, रदरफोर्ड ने जब देखा, जब उन्हें प्रयोग के आधार पर देखा तो उन्होंने बताया कि एटम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है। अब आप जानते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, m मास और v वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब इसमें कोई न कोई ऐसा पार्टिकल है जो मूवमेंट कर रहा है। यदि वो मूवमेंट नहीं करता तो एक काइनेटिक एनर्जी कहां से आती, एक काइनेटिक एनर्जी नहीं आ पाती। तो थॉम्सन साहब ने गतिज ऊर्जा एटम में कैसे आता है, इसका विश्लेषण करने में असफल रहे, क्योंकि इन्हें तो बता दिया था कि लाल रंग का जो पल्प होता है वो भी स्थिर है, कांस्टेंट है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में क्या है, ऑलरेडी धसे पड़े हैं। तो न तो पल्प मूव कर रहा है और न तो बीज मूव कर रहे हैं। तो दोनों जब मूव नहीं कर रहे हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से आती है। जब वेलोसिटी इसमें होता है, जब वेग होता है, तब जाके यह उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। और इनमें क्या कमी पाई गई, रदरफोर्ड साहब ने कहा कि थॉम्सन साहब ने एटम के स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व, जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी, अस्थायित्व के बारे में डिफिनेशन नहीं दे पाए, इसको परिभाषित नहीं कर पाए, उसको प्रूफ नहीं कर पाए। ये अस्थायित्व क्या है इसको जाने। तमाम ऐसे एटम होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते ही नहीं है। क्या करते हैं, तमाम ऐसे एटम होते हैं, ध्यान समझिएगा, तमाम ऐसे एटम होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। कुछ एटम्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो भी या तो तेज भाग लेंगे, तेज रिएक्शन करेंगे, या फिर धीरा रिएक्शन करेंगे। वे तत्व, वो एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। ऑक्टेट का मतलब बाहरी ऑर्बिट में उनके 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन के पूरे हो जाते हैं तो ये ऑक्टेट की स्थिति को पा लेते हैं और ये रिएक्शन करना बंद कर देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देने में थॉम्सन साहब असफल रहे। फिर नेक्स्ट इसमें कमी क्या है, थॉम्सन साहब ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में कैसे स्थित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में किस प्रकार से अवस्थित है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए थॉम्सन साहब का परमाणु मॉडल आगे चल के क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आज का टॉपिक बस इतना ही। हमने पढ़ा थॉम्सन का परमाणु मॉडल। फिर अगले दिन नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। देखा क्या कहता का भाई।